Good afternoon, everyone. कैसे आप लोग? वीडियो की क्वालिटी को 720p कर लीजिएगा और इन केस अगर आपको स्लाइड क्लियर दिखाई ना भी दे तो कोई इशू नहीं है, ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। गुड नून एवरीवन। सो दिस इज आवर स्पेशल क्लास जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर, कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज की वजह से या उन सब चीजों की वजह से नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अगर कोई चीज कोई फैक्चुअली गलत हो, नाम प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो उसके लिए आप थोड़ा बियर करिएगा और प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। ये फर्क आ जाता है कई बार लैंग्वेज की वजह से, कल्चर की वजह से, प्रोनाउंसिएशन की वजह से, सो वो उसको थोड़ा सा बियर करिएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी इश्यू लगे तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो क्लियर है जी? ऑडियो का बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? सो आई रिपीट, इन केस कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई आपको लगे कि गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं या कोई फैक्ट गलत हो आपके फोक के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से, तो करेक्ट कर दीजिएगा। आई एम ओपन टू सजेशंस, कोई भी, बिकॉज मैंने जो बुक से पढ़ा है वो बुकिश नॉलेज हो सकती है, रियलिटी ग्राउंड की अलग हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Good afternoon everyone. So we are going to study about North East history. And North East history में अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री में हमारे को कमरूप की हिस्ट्री के आसपास से देखने को मिलता है। जो उस टाइम का कमरूप था एक्चुअली में वो आज की डेट में आसाम कह सकते हैं, बट वो एग्जैक्टली असम नहीं था। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली असम, वहां पे काफी ज्यादा एरिया आसपास का और भी आता था। तो हमको जो बेसिकली आज पढ़ना है वो कमरूप एरिया के बारे में पढ़ना है, वहां कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया। फिर हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में, अहोम्स के कुछ इंपॉर्टेंट राजा, अहोम्स एंड मुगल्स के बैटल के बारे में। पिछले कुछ सालों में ये चीज बहुत बार हाईलाइट हुई कि अहोम्स ने मुगल्स को 17 टाइम्स हराया था। एक आधी बार बैटल में नहीं, 17 टाइम्स हराया था, 17 बैटल्स में हराया था। और इसका मेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी स्पीच में भी कर चुके हैं। तो यानी अहोम्स इंपॉर्टेंट है और अहोम्स के मुगल्स के साथ बैटल इंपॉर्टेंट है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैटल जो पूछा जाता है वो बैटल ऑफ सरायघाट। इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर काफी ज्यादा पूछा जाता है, और यह पूछा जाता है कि कौन सी ट्रीटी से एंड हुआ, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ यंदाबू। एंड एंग्लो अबोर वॉर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कभी कभार कोई मॉन्यूमेंट पूछा जाता है, बट अगर आप पेपर की बात देखें पिछले साल की तो उतने ज्यादा सवाल नहीं आए थे यहां से। बट स्टिल हम आज एक लेक्चर रख रहे हैं ताकि हम ये सारी चीजों को कवर कर सकें, और इस एग्जाम में नहीं तो आगे किसी एग्जाम में आपको ये सारी चीजें बहुत मदद करेंगी। एंड हमको 200% रेडी होके जाना है इस एग्जाम के लिए। क्लियर है इतना? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कमरूप डायनेस्टी, अहोम्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन बात करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। गुड इवनिंग दनियाल जी। क्लियर है पॉइंट? अब शुरुआत करते हैं। कोई भी प्लेस जो आज एग्जिस्ट करता है वो सबसे पहले एग्जिस्ट करता है माइथोलॉजी में। गुड इवनिंग ताजुम जी। माइथोलॉजी जानते हैं क्या होता है माइथोलॉजी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइथोलॉजी? यानी अगर किसी भी चीज की हिस्ट्री की बात करें तो एक वो हिस्ट्री होती है जो हमारे रिकॉर्ड में हिस्ट्री होती है, एक हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जो कि माइथोलॉजी में हिस्ट्री होती है।
माइथोलॉजी में यानी पुराणों में, ग्रंथों में, वेदों में जो हिस्ट्री होती है वो प्री हिस्टोरिक वाले एरा में आती है, जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं, देवी देवता मेंशन्ड होते हैं, असुर मेंशन्ड होते हैं। उसके बाद वो हिस्ट्री स्टार्ट होती है जिसके बारे में हमारे को डॉक्यूमेंट पता है। सो ये माइथोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमको रेफरेंस मिलता है वो माइथोलॉजिकल मिलता है, और माइथोलॉजिकल में मिलता है हमको प्रगज्योतिष किंगडम के बारे में। इसी के बराबर की किंगडम थी सोनितपुरा का किंगडम। किंगडम में दो अलग अलग डायनेस्टी थी प्रगज्योतिषपुर में, दानव और भौमा डायनेस्टी। माइथोलॉजी क्लियर है? माइथोलॉजी क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अयोध्या में राम भगवान रहते थे। इस पे स्टडी चल रही है, रिसर्च चल रही है, बट अभी जो साइंटिफिक प्रूफ है वो इस चीज के फेवर में नहीं जाते। पर हम फिर भी कहते हैं कि अयोध्या में श्री राम भगवान रहते थे, बिकॉज ये माइथोलॉजिकल या रिलीजियस टेक्स्ट में हमारे लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? यस और नो बताएं। ये आपने याद रखना है कि ये इस तरीके से एग्जिस्ट करते थे। अब प्रगज्योतिषपुर किंगडम के बाद उसी के एक कॉन्टेम्पररी किंगडम था जो कि सोनितपुरा किंगडम था। इसको असुर किंगडम भी कहते थे। अब ये सारे फैक्ट माइथोलॉजिकल फैक्ट है। ये दोनों किंगडम है, किंगडम मतलब बड़े बड़े राज्य। तो ऐसे प्रगज्योतिषपुर किंगडम एग्जिस्ट करता था और उसी के बगल में एग्जिस्ट करता था सोनितपुरा किंगडम। प्रगज्योतिषपुर किंगडम में दोनों डायनेस्टी, ये दानवा एंड भौमा डायनेस्टी रूल करते थे। इवनिंग बसर जी, इवनिंग। तो ये दोनों एग्जिस्ट करते थे, दानवा भी और भौमा डायनेस्टी भी। किंगडम और डायनेस्टी में फर्क होता है। किंगडम यानी राजपाट, उसमें अलग अलग डायनेस्टीज आ सकती हैं। डायनेस्टी का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, यानी स्लेव खानदान रूल कर रहा था, उसके बाद स्लेव खानदान को एलिमिनेट करके खिलजी डायनेस्टी आई। तो डायनेस्टी मतलब जब एक ही खानदान, एक ही रिलेटेड लोग रूल कर रहे हैं, बट कोई और उसी जगह पे आके दूसरा रूल करने लग जाए जो डायरेक्टली फैमिली से रिलेटेड नहीं है, किसी ने आपको एलिमिनेट करके रूल किया, तो वो दूसरी डायनेस्टी होगी, पर एम्पायर तो वही है। तो ये चीज याद रखिएगा, सबसे पहले दानवा डायनेस्टी एंड देन भौमा डायनेस्टी। दानवा डायनेस्टी, इसको पहली लेजेंडरी डायनेस्टी बोला जाता है और इसको माहिरंगा दानव ने स्टैब्लिश किया था। देखिए सारी चीजें ना पुराणों में मेंशन है, ज्यादातर चीजें इनके बारे में, दानव डायनेस्टी, भौमा डायनेस्टी के बारे में पुराणों में मेंशन है, कि पुराणों में लिखा गया कि ऐसी डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। इस डायनेस्टी के बारे में सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि एक डायनेस्टी थी और ये पहली लेजेंडरी डायनेस्टी थी। और इसके फाउंडर थे माहिरंगा दानव। टाइम पीरियड क्या है? कोई प्रूफ है हमारे पास? कोई ऐसा प्रूफ नहीं है साइंटिफिक जो इस बात को प्रूफ करे कि ये एक्चुअली में था भी या नहीं था। देन आते हैं नरक भौमा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे नरकासुर। नरकासुर और ये सारे फाउंडर थे, और लास्ट रूलर थे वज्रदत्ता।
सो इन दोनों के बीच में लाई करती है भौमा डायनेस्टी, और यही हमारा माइथोलॉजिकल है। इसके बाद हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हमारे काम की चीज भी नहीं है। तो यानी ये वो डायनेस्टीज या वो इंफॉर्मेशन है जो कि हमको मिलती है देखने को पुराण में। अब पुराणों में कैसे देखने को मिलती है? महाभारत में भी देखने को मिलता है, रामायण में भी इनका नाम देखने को मिलता है। ऐसा बोला गया कि अर्जुन ने नरकासुर को हराया, ऐसी बहुत सारी और इंफॉर्मेशन मिलती है। तो महाभारत में क्योंकि अर्जुन के बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए अर्जुन की लड़ाइयों के बारे में भी मेंशन है, और अर्जुन ने किसको हराया उसके बारे में भी मेंशन होगा। तो ये सारी चीजें, बस इतना ही याद रखना है कि दानवा डायनेस्टी के फाउंडर माहीरंगा दानव थे, एंड भौमा डायनेस्टी के फाउंडर नरकासुर थे, और आखिरी राजा वज्रदत्त थे। यहां तक कोई डाउट है? क्योंकि ये भौमा डायनेस्टी आपको बार बार सुनने को मिलेगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? यस और नो बताएं। इसके बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं कमरूप डायनेस्टी की। देखिए, कमरूप डायनेस्टी का नाम कमरूप क्यों पड़ा, ये सारी चीजें, बहुत सारी फैक्ट्स वैसे आ जाते हैं, बट हमारे लिए वो इतना रेलेवेंट नहीं है। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम बहुत डेप्थ में बात करेंगे। आज हम बहुत बेसिक बात करने वाले हैं। ये जो आपको चाहिए मैं लिख देता हूं, ताजुम जी। इसके फाउंडर माहीरंगा दानवा थे। इसके फाउंडर थे नरकासुर, एंड लास्ट राजा थे वज्रदत्त। इनका मेंशन कहां देखने को मिलता है? पुराण्स में, रामायण में, महाभारत में। कई बार एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को ये कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे होते थे। ये दोनों किंगडम है जो एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी हैं, प्रगज्योतिषपुर एंड सोनितपुरा। ये इसको असुर किंगडम भी बोलते थे, इसको असुर किंगडम बोला जाता है। अब बात करते हैं कमरूप डायनेस्टी की। तो शुरुआत में जो भी हिस्ट्री मिलती है वो आपको कमरूप डायनेस्टी के बारे में ही मिलती है। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानते हैं हम लोग। गुप्ता डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन थे, प्लीज बताइए। बीच में इस पूरी डायनेस्टी, इस पूरे एम्पायर के साथ क्या हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलते। डायरेक्ट हमको मिलता है गुप्ता डायनेस्टी के कॉन्टेम्पररी की कमरूप नाम की एक एरिया एग्जिस्ट करता था। अब बताइए, गुप्ता डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा आपके अकॉर्डिंग कौन थे? क्योंकि ये सवाल आपके पूछे जाएंगे, तो बहुत सारे सवाल मैं आपसे इस तरीके के पूछूंगा। फाउंडर कौन थे और सबसे इंपॉर्टेंट राजा, दोनों का जवाब दीजिए। फाउंडर लिख लीजिए, श्रीगुप्त थे, फाउंडर श्रीगुप्त थे, एंड जी द्रेमा जी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट राजाओं में समुद्रगुप्त थे। सबसे स्ट्रॉन्ग राजा समुद्रगुप्त, एंड चंद्रगुप्त सेकंड भी आप कह सकते हैं, नंबर 2 पे। पर हम बात करेंगे अभी समुद्रगुप्त की। क्यों बात करनी है समुद्रगुप्त की, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, जी हां, फाउंडर श्रीगुप्त और इंपॉर्टेंट राजा, ये कमरूप आपको मेंशन मिलेगा, ये एरिया। अब आप कमरूप को देखेंगे तो यहां पे असम वाला एरिया भी है, अरुणाचल वाला पोर्शन भी है, और कुछ ये इधर वाला एरिया जो आपका बांग्लादेश का है, काफी ज्यादा एरिया लाई करता है। तो कमरूप आज की डेट में हम मानते हैं कि असम को बोला जाता था, लेकिन वो एग्जैक्टली असम वाला एरिया नहीं था। ये जो एरिया देखने को मिलता है, ये मिलता है समुद्रगुप्त के डॉक्यूमेंट्स में।
समुद्रगुप्त के बारे में एक इलाहाबाद में एक पिलर में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लिखी गई थी। इलाहाबाद में एक फेमस पिलर है, उसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जिसको हरि सेन ने लिखा था। तो वो समुद्रगुप्त की लाइफ के बारे में बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं इलाहाबाद के इस पिलर में। उस पिलर में यह भी लिखा गया कि कमरूप नाम के वसल्स हैं, चीफ हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं और जो कि इस फ्रंटियर एरिया में रूल करते हैं, जो कि फ्रंटियर वाले एरिया में रूल करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिलती है समुद्रगुप्त के रिकॉर्ड से। उसके पहले क्या हुआ इस डायनेस्टी के बारे में, उसमें कोई खास इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती। तो ये याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के साथ कॉन्टेम्पररी रहे हैं बहुत सारे राजा, और यहां से कमरूप की डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट क्लियर है? अब जो मैंने डायनेस्टी आपको लेजेंडरी डायनेस्टी बताई, उनका इंपॉर्टेंट या रेलेवेंस कहां है? ये कमरूप किंगडम जो है, इसमें 3 डायनेस्टी आएंगी। सबसे पहले वर्मन डायनेस्टी, देन मलिच्छा डायनेस्टी एंड देन पाला डायनेस्टी। इसको वीएमपी कहते हैं, वर्मन, मलिच्छा एंड पालास। वर्मन, मलिच्छास एंड पालास 3 डायनेस्टी आएंगी और ये लगभग 700 से 800 साल तक यही रूल करेंगे। पर हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। सो कट टू लेजेंडरी डायनेस्टीज के बाद डायनेस्टीज आती है वीएमपी, वर्मन डायनेस्टी, मलिच्छा डायनेस्टी एंड पाला डायनेस्टी। एंड जब ये 800 साल रूल करती है, उसके बाद ये पूरी जो एरिया है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और छोटे छोटे हिस्सों को डिवाइड होकर उसमें से बाहर से एक प्लेयर आते हैं, म्यांमार से, चाइना बॉर्डर से, जिनको अहोम्स कहते हैं। वो इन छोटे छोटे प्लेयर्स को एलिमिनेट करेंगे और 12 से 13 सेंचुरी में वो स्टैब्लिश करेंगे अहोम किंगडम। वो अहोम किंगडम तब तक रूल करेगी जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आ जाते, एंड देन ब्रिटिशर्स आएंगे 1826 में, एंड देन ब्रिटिशर्स फाइनली जाएंगे 1947 में। तो ये हमारा ऑर्डर रहने वाला है कि अभी हम कमरूप के बारे में बात करेंगे, देन अहोम्स के बारे में बात करेंगे, देन बात करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, और ब्रिटिशर्स के अंडर में कौन कौन से रिवॉल्ट हुए उनके बारे में। कुछ क्लियरिटी होती हुई नजर आ रही है? एक रफ मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या पढ़ना है। तो अब आप अपनी नोटबुक में लिखिए, सबसे पहले लेजेंडरी डायनेस्टीज आती हैं, देन कमरूप है, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ किंगडम है, इस तरीके से आप लिखिएगा, देन अहोम्स है, देन ब्रिटिशर्स है। ये 5 चीजें जो आपने ऑर्डर याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है। जैसा कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर भी कहते हैं कि क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो सबसे पहले लेजेंडरी डायनेस्टीज, फिर कमरूप, कमरूप के बाद ग्रुप ऑफ किंगडम्स, फिर अहोम्स, एंड फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स। इसको मैं आपको मदद कर देता हूं, आपको एक क्लियर आइडिया दे देता हूं। लेजेंडरी डायनेस्टीज में आपने लिखना है प्रगज्योतिषपुर किंगडम एंड सोनितपुरा किंगडम। इस तरीके से आप लिखते जाना है, जो मैं बता रहा हूं उसको लिखिएगा अपने रफ नोट्स के रूप में। इसके साथ में लिख दीजिएगा असुरा किंगडम। यहां पे लिखना है दानवा एंड भौमा। दानवा के फर्स्ट लीडर का नाम, भौमा डायनेस्टी के फर्स्ट लीडर नरकासुर एंड वज्रदत्त। इसके जस्ट बाद एक लाइन खींचनी और लिखना है कमरूप डायनेस्टी। इसके नीचे लिखिएगा 4th से 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी। 3 डायनेस्टी हैं, वर्मन, मलेच्छा एंड पालास। देन उसके बाद लिखिएगा ग्रुप ऑफ किंगडम। ग्रुप ऑफ किंगडम में आपके दिमासा आएगा, सूतिया किंगडम जिसको सादिया भी बोला जाता है, और कमाता किंगडम आएगा। साथ ही साथ लैंडलॉर्ड्स आएंगे जिनको बारो भूयांस कहते हैं।
इनके बाद 12 भूयांश के बाद आएंगे, ये इन्हीं के साथ आएंगे अहोम्स। अहोम से कट टू नेक्स्ट आएगा सीधे ब्रिटिशर्स, सॉरी उससे पहले बर्मीज आएंगे। 1817 से 1824 तक या 26 तक बर्मा का रूल था, एंड देन फाइनली ब्रिटिश आएंगे। इतना क्लियर है? सो दिस इज द ऑर्डर। अब आपको रफ आइडिया है कि क्या चीज कब आई, कौन सी कब आई, थोड़ा बेसिक माइंड में आ रहा है। इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में ऐसा ही। अभी इसी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होती जाएगी जो आपको, ठीक है, जो ये बेसिक आइडिया। बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि क्रोनोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले लेजेंडरी डायनेस्टीज, देन कमरूप, देन ग्रुप ऑफ किंगडम, देन अहोम्स, देन बर्मीज, देन ब्रिटिशर्स। ताजुम जी, मैसेज डिलीट करने पे 15 रुपए फाइन होता है। मैसेज डिलीट नहीं करना है, गलती हो जाए फिर भी नहीं करना है। आप लोग सीखिए, अपनी गलतियों को ओन करना सीखिए। गलती कौन नहीं करता? ये हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कर लिया सबने? यस और नो बताइए। इतना लिख लिया नोटबुक में? पहले ये ऑर्डर है, फिर ये ऑर्डर है। तो जो आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखना है, कमरूप की डायनेस्टीज की अगर स्पेलिंग आपको चाहिए तो ये 3 डायनेस्टी है। सबसे पहले वर्मन डायनेस्टी आती है, मलेच्छा डायनेस्टी आती है, एंड पाला डायनेस्टी आती है। वर्मन डायनेस्टी, मलेच्छा डायनेस्टी एंड पाला डायनेस्टी, ये कमरूप की डायनेस्टीज हैं। अब इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं वर्मन डायनेस्टी, जिसके पहले राजा का नाम है पुष्य वर्मन। अब इनका क्लेम टू फ्लेम क्या है? कि क्लेम टू फेम कि ये समुद्रगुप्त के कॉन्टेम्पररी थे। ये समुद्रगुप्त के कॉन्टेम्पररी थे, तो इसीलिए समुद्रगुप्त के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो प्रयाग प्रशस्ति हो या बाकी और बहुत सारी जगहों में इनका नाम मेंशन देखने को मिलता है। और इस टाइम कमरूप डायनेस्टी आजाद डायनेस्टी नहीं थी, ये डायनेस्टी थी समुद्रगुप्त के सबऑर्डिनेट। यानी गुप्ता डायनेस्टी एक बड़ी डायनेस्टी है, उसके अंदर छोटे से एक फ्यूडल लॉर्ड या जमींदारों के रूप में ये लोग राज करते थे, जिनका नाम है वर्मन डायनेस्टी। अब वर्मन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इसमें शुरुआत के राजा गुप्तास के अंडर ही काम करते रहे, बट एक राजा है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने कहा कि नहीं, अब हमको आजाद होना चाहिए, और महेंद्र वर्मन ने पहली बार अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुली अटेम्प्ट किए और 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ वही राजा करते थे जो आजाद होते थे, जो इंडिपेंडेंट होते थे, जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते थे। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब यही है कि आपके पास कोई एरिया है, ऐसा एरिया जो आपको बिलोंग करता है। तो अगर आपका अश्वमेध यज्ञ सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट राजा और आसपास का एरिया का लोग आपके रूल को एक्सेप्ट करते हैं। तो महेंद्र वर्मन वो पहले राजा थे। सवाल पूछा जाता है, अगर थोड़ा पेपर टफ करना हो, कि कौन से ऐसे राजा थे वर्मन डायनेस्टी के जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है कि इसमें राजा का घोड़ा दौड़ाया जाता था और उसके साथ उनके सैनिक होते थे। अब मान लीजिए ताजुम जी राजा है, एंड सॉरी नहीं बोलना होता ताजुम जी, बस आगे से ध्यान रखिएगा, डिलीट नहीं करना होता मैसेज। मुझे ये, क्योंकि लाइव में ना मैसेज रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, और अगर गलती हो जाए तो ऑन करिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ताजुम जी राजा है, ताजुम जी राजा है ए एरिया के,
ताजुम जी ने कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूं, अपने सोल्जर भेजे अपने हॉर्सेस के साथ, रॉयल हॉर्स। बगल के एरिया में बी एरिया में राजू जी का एरिया है। राजू जी के पास दो ऑप्शन है कि वो अपने एरिया में से इन रॉयल हॉर्सेस को और सोल्जर को निकलने दे या इनको रोके। अगर ये सोल्जर्स को निकलने देते हैं तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि राजू जी मान रहे हैं कि ताजुम जी हमसे ज्यादा स्ट्रांग राजा हैं और हम उनके सबऑर्डिनेट हैं। तो इस कंडीशन में ताजुम जी सुपीरियर राजा हो जाएंगे एंड राजू जी उनके अंडर के नंबर 2 राजा हो जाएंगे, वो एक तरीके से इंफीरियर राजा हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में राजू जी को ताजुम जी अगर कुछ बुलाएंगे या टैक्स वगैरह होगा इस एरिया का, उनको देना पड़ेगा हिस्सा। अब दूसरी केस में राजू जी कहते हैं वर्मन डायनेस्टी नहीं करता मेजर जी, राजा करते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो वर्मन डायनेस्टी के राजा है महेंद्र वर्मन। शुरुआत वाले राजा नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी बहुत स्ट्रांग है। अश्वमेध यज्ञ को अभी समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। दूसरे कंडीशन में राजू जी ने कहा नहीं, मैं आपके हॉर्सेस को अपने एरिया, अपने अंपायर से नहीं निकलने दूंगा। तो इस केस में होगी फाइट। ये रॉयल हॉर्सेस और सोल्जर, ये राजू जी अपने सोल्जर आगे रखेंगे और अगर फाइट में ताजुम जी जीत गए तब भी राजू जी को उनका रूल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अगर राजू जी जीत जाते हैं तो यानी राजू जी का ये एरिया उन्हीं के पास रहेगा और ताजुम जी का अश्वमेध यज्ञ फेल हो गया। क्लियर है? समझ में आया अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े का मेधा का उसका एक तरीके से टेस्ट है। क्लियर है? समझ में आया अश्वमेध यज्ञ? तो ये 3 पॉसिबिलिटी है कि आप जाने दें, आप रोके, लड़ाई करें, और लड़ाई में अगर आप हार गए तब भी वही होगा, पर अगर आप जीत गए तो अश्वमेध यज्ञ फेल हो गया, यानी वो राजा ताजुम राजा जी इतने स्ट्रांग नहीं है। इतना क्लियर हुआ? अश्वमेध यज्ञ का मतलब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग राजा है। ये हर एक के करने की बस की बात नहीं थी, बिकॉज आपको आसपास के राइवल लोग क्यों नहीं रोकेंगे? आपके राइवल आसपास के जरूर रोकेंगे, आपसे लड़ेंगे। तो अगर आपने सक्सेसफुल कर लिया है अश्वमेध यज्ञ, या और भी यज्ञ होते थे राज्य सूर्य वाजपेय यज्ञ, यानी अगर आपने सक्सेसफुल कर दिया यानी आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, बाकी सबने किए थे। और अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब यह भी है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं और आपने अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश की, सबसे पहले तो आपको गुप्ता डायनेस्टी वाले ही लड़ेंगे ना कि आप कब से आजाद हो गए। तो यह अश्वमेध यज्ञ करा जाता था अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए। और महेंद्र वर्मन पहले राजा थे जिन्होंने यह यज्ञ किया। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट राजा आएंगे जो इस पूरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो हमने ये पूरी लिस्ट है, इसमें हमने नहीं पढ़ना है। पुष्यवर्मन राजा सबसे पहले राजा रहे, समुद्र वर्मन राजा दूसरे नंबर के राजा रहे, देन बाल वर्मन, कल्याण वर्मन, ये सारे राजा रहे। बाल वर्मन राजा कोशिश करते हैं अश्वमेध यज्ञ करने की, ये अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश करते हैं, बट ये फेल हो जाता है, इनको हरा दिया जाता है। फाइनली इतने सालों बाद हल्के हल्के वर्मन डायनेस्टी ग्रो करते करते महेंद्र वर्मन के टाइम पीरियड में अश्वमेध यज्ञ करती है। इसके बाद और जो इंपॉर्टेंट आपने नाम याद रखना है वो सीधे लास्ट राजा है जिसका नाम है भास्कर वर्मन। इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं रखना, या कुछ आप ये मत सोचिएगा कि सर इतने सादा राजा है नाम याद रखने, नहीं रखने, बिल्कुल भी याद नहीं रखने। आपने याद रखना है पुष्यवर्मन का नाम, बालवर्मन, महेंद्र वर्मन एंड भास्कर वर्मन, ये 4 राजा का नाम। सो पुष्यवर्मन
अब आप एक देखिए, किसी राजा को अपने आप को महान बताना हो तो कैसे बताएगा? तो वो अपनी लीनिएज ढूंढता है। किससे लीनिएज ढूंढता है? किसी देवी से, किसी गॉड से, किसी हिस्टोरिकल फिगर से। आप सब लोग मनीष सिसोदिया को जानते हैं? जानते हैं मनीष सिसोदिया कौन है? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे अपने आप को ग्रेट बताया जाता है। सब जानते हैं मनीष सिसोदिया को? अभी इन पे केस चल रहे थे और आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने क्लेम क्या किया कि हम राजपूतों के वंशज हैं। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने बोला हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, सिसोदिया डायनेस्टी के वंशज हैं। ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए कि हम वहां से आते हैं, हम कितने महान लोग थे, हम ऐसे लोग थे जो अपना सर झुकाते नहीं थे। तो इसीलिए जब पहली डायनेस्टी आई, उन्होंने अपने आप को महान साबित करने के लिए लीनिएज ढूंढा, और ढूंढा किससे? उस डायनेस्टी से जो माइथोलॉजिकल है, जिसका नाम था बौमा डायनेस्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यादव जितने भी हैं, आपने यादव सुने होंगे, वो कृष्ण भगवान से अपना लीनिएज जोड़ते हैं। सो जो यादव आपका कास्ट है, आपको देखने को मिलेगा मुलायम सिंह यादव जी, आपने नाम सुना होगा, लालू प्रसाद यादव जी। सो यादव कृष्ण भगवान से लीनिएज जोड़ते हैं कि हाँ जी हम उनके वंशज हैं। ऐसे ही वंशज जोड़े जाते हैं। पॉइंट समझ में आया आपको? यस और नो बताएं सबके सब। तो अपना लीनिएज किससे जोड़ दिया गया? लेजेंडरी डायनेस्टी से। यस और नो बताएं, क्लियर है यहां तक? सबके सब लोग बताएं, दो चार लोग जो नॉर्मल रिप्लाई करते हैं उससे काम नहीं चलने वाला। सो इसीलिए मैंने आपको लेजेंडरी डायनेस्टी, भौमा डायनेस्टी के बारे में बताया था, और इन्होंने बोला कि हम नरका भागदत्ता के वंशज हैं, हम वहां से डिसेंट लेते हैं। इन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज का, अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेटस देने की कोशिश की, बट उनके एम्पायर इंडिपेंडेंट नहीं थे। कामिन जी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, किसी चीज में डाउट है तो पूछ लीजिए। देन बालवर्मन दूसरे राजा आते हैं। इनके बारे में यह कि ये अश्वमेध सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं बट सक्सेसफुल नहीं होते। इनके बारे में एक दूसरी चीज जो सवाल मैंने देखे कभी पूछ लिए जाते हैं कि इनकी डॉटर की शादी कश्मीर के राजा से हुई थी, और ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन कश्मीर। इनकी डॉटर का नाम था अमृत प्रभा। तीसरे राजा महेंद्र वर्मन आते हैं। ये स्कंदगुप्त के कॉन्टेम्पररी है, लेकिन ये सक्सेसफुल हो जाते हैं अश्वमेध यज्ञ करने में। यहां से कामरूप डायनेस्टी इंडिपेंडेंट हो गई। यहां से दे क्लेम दैट दे आर इंडिपेंडेंट नाउ। अब आप लोग हर्षवर्धन को जानते? हर्षवर्धन राजा को जानते? यस और नो बताएं, हर्षवर्धन को जानते होंगे सब। आप लोगों ने नाम सुना होगा। कैपिटल क्या थी हर्षवर्धन की, प्लीज बताइए। अब पहली बार
दोनों की हिस्ट्री रिलेट होनी स्टार्ट होगी। हर्षवर्धन की हिस्ट्री में भास्कर वर्मन आएंगे और भास्कर वर्मन की हिस्ट्री में हर्षवर्धन आएंगे। जी, थानेश्वर एंड कन्नौज, पहले थानेश्वर रही फिर कन्नौज रही। अब अगर मैप में हम जाएं, स्ट्रेट अवे हम मैप पे जाते हैं। यहां के राजा थे भास्कर वर्मन, यहां के राजा थे इस एरिया के हर्षवर्धन। नीचे की साइड पुलकेशिन टू और बाकी सब राजा थे, लेकिन यहां के इंपॉर्टेंट राजा जो थे शशांक, जो कि गौड़ डायनेस्टी के राजा थे। गौड़ यानी बंगाल का नाम। शशांक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनकी दुश्मनी हर्षवर्धन से भी थी, इनकी दुश्मनी भास्कर वर्मन से भी थी। भास्कर वर्मन के फादर वगैरह को शशांक ने मार रखा था और सेम हर्षवर्धन के फादर को और उनके ब्रदर को एलिमिनेट किया था शशांक ने। शशांक 80s एंड 90s के वो टिपिकल बॉलीवुड विलन की तरह दिख रहे हैं कि जिनकी सबसे लड़ाई है, जो दोनों तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ से उन्होंने भास्कर वर्मन की फैमिली को भी पहले परेशान कर रखा है, बहुत सारे मेंबर्स को एलिमिनेट कर रखा है, एंड दूसरी तरफ एट द सेम टाइम हर्षवर्धन हर्षा की फैमिली को भी एलिमिनेट कर रखा है। शशांक ने बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। हर्षवर्धन वापस से स्ट्रांग होते और बाकी सारी चीजें एलिमिनेट करते हैं, इंक्लूडिंग शशांक को भी। अब शशांक बहुत ही ज्यादा मिसचीफ टाइप के थे, अमरीश पुरी टाइप के थे, कि दहशत थी गब्बर टाइप के, कि हां जी दोनों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी। भास्कर वर्मन के लिए यानी वर्मन डायनेस्टी के लिए भी और वर्धन डायनेस्टी के लिए भी। अब ऑब्वियस है, भास्कर वर्मन इनके पास जाते हैं एक ऑफर लेके कि हम दोनों को मिलकर इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। हर्षवर्धन एंड भास्कर वर्मन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, एंड दोनों मिलकर एलिमिनेट करते हैं शशांक को, जो कि गौड़ के राजा थे। इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, एंड इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भास्कर वर्मन करते हैं। हर्षा के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और भी पूछी जाती है, वो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक चाइनीज स्टूडेंट आए थे, चाइनीज स्कॉलर। क्या नाम था उनका? वो चाइनीज स्कॉलर जो आए थे बुद्धिज्म की स्टडी करने हर्षा के टाइम पीरियड में, उनका नाम क्या था? हम सबने उनका नाम सुना है, एक चाइनीज स्कॉलर ह्यून सांग। सो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों की लाइफ अब मिल गई है, इनकी फेट मिल चुकी है। ह्यून सांग को इनवाइट करते हैं भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन के यहां विजिट करते हैं ह्यून सांग। पर हर्षवर्धन कहते हैं ह्यून सांग को कि अब आप वापस आ जाइए। भास्कर वर्मन मना कर देते हैं कि हम ह्यून सांग को वापस नहीं जाने देंगे। बट फिर दोनों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन होती है, जिसको अवॉइड किया जाता है, एंड ह्यून सांग वापस चले जाते हैं हर्षवर्धन के पास। ह्यून सांग के अंडर में बुद्धिज्म की दो इंपॉर्टेंट मीटिंग या असेंबली बुलाई जाती हैं, एक कन्नौज में और दूसरी प्रयाग यानी इलाहाबाद में, और इसमें भास्कर वर्मन को भी बुलाया जाता है और भास्कर वर्मन भी जाते हैं। तो यानी भास्कर वर्मन वो नाम है जो आपको देखने को मिलेंगे, वो राजा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बुद्धिज्म से भी एसोसिएटेड है, ह्यून सांग से भी एसोसिएटेड है, और साथ ही साथ एसोसिएटेड है शशांक को एलिमिनेट करने के लिए, और हर्षवर्धन की लाइफ से भी एसोसिएटेड है। तो ये थे भास्कर वर्मन। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट राजा इस पूरी डायनेस्टी के कौन है? भास्कर वर्मन। ये काफी ज्यादा महान राजा साबित हुए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजा। अगर आप ग्रेटेस्ट कहेंगे वर्मन डायनेस्टी के कौन थे? यस, ही वॉज भास्कर वर्मन। क्योंकि राजा महान तब बनता है जब वो दूसरे के एरिया में जाके कुछ काम करे।
अपने एरिया में तो कोई भी स्ट्रांग हो सकता है, जब उसका इंफ्लुएंस आसपास के एरिया पे हो। ह्यूनसांग कश्मीर भी गए थे, ह्यूनसांग पुलकेसिन टू के पास भी गए थे, ह्यूनसांग नीचे साउथ भी गए थे, और ह्यूनसांग कमरूप भी गए थे। ह्यूनसांग को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली और ह्यूनसांग ने अपनी किताब लिखी थी सु क्यो की। अब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 606 से 647, लगभग वही टाइम पीरियड पुलकेसिन टू का है, वही टाइम पीरियड भास्कर वर्मन का भी है। भास्कर वर्मन शुरुआत में शैविज्म को मानते थे, बट ये बाद में बुद्धिज्म को भी काफी ज्यादा अडोर करने लगे, बुद्धिज्म के भी रिस्पेक्ट करने लगे। ह्यूनसांग ने अपना मैसेंजर भेजा था शीलभद्र को कि भास्कर वर्मा ने अपना मैसेंजर भेजा था ह्यूनसांग को कि आप आइए हमारे दरबार में। तब वो हर्षवर्धन के अंडर में थे और इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया गया था। यस, ग्रेटेस्ट किंग भास्कर वर्मन है। आप लोगों ने पहले नाम सुना था भास्कर वर्मन का? यस और नो बताएं। इससे पहले कभी नाम सुना है आप लोगों ने भास्कर वर्मन का? तो भास्कर वर्मन का नाम याद रखिएगा, ये बहुत आपके काम आने वाला है। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि हर्षवर्धन का कंटेम्पररी कौन था, शशांक को किसने हराया था। तो ये भास्कर वर्मन राजा इंपॉर्टेंट राजा रहे। वर्मन डायनेस्टी के बारे में हमने इतना ही पढ़ना था। वर्मन डायनेस्टी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग इंस्क्रिप्शन से। उमचल, निदानपुर, दूबी ग्रांट और बादागंगा, ये कुछ ऐसे पत्थर है और ऐसी अलग अलग जगह है, ये शहरों के नाम भी हैं एक्चुअली में, जहां से ये पत्थर के इंस्क्रिप्शन मिले, जहां से वर्मन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। देन आता है मलेच्छा डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। भास्कर वर्मन के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बचते हैं। देन आती है मलेच्छा डायनेस्टी। देखिए, वर्मन डायनेस्टी की कैपिटल कमरूप के आसपास के इलाके में थी। कमरूप डायनेस्टी कैपिटल भी कमरूप थी, पर मलेच्छा की डायनेस्टी की कैपिटल थोड़ी सी बदल जाती है। मलेच्छा की कैपिटल है हरुपेश्वर। इस ट्राइब के चीफ डीटी का नाम था हरका देव, और हरका देव के नाम से हरकेश्वर और हरुपेश्वर नाम से कैपिटल बनती है। मलेच्छा रिप्लेस करते हैं वर्मन डायनेस्टी को, और मलेच्छा डायनेस्टी में आपको एक से दो चीजें याद रखनी है। एक, इनकी कैपिटल हरुपेश्वर, और दूसरी चीज, इनके भी राजा अपनी लीनेज क्लेम करते हैं नरकासुर से। यह भी अपने आप को महान बताने के लिए कि हम भी नरकासुर के खानदान से ही बिलोंग करते हैं, यानी हम लोग माइथोलॉजिकल हैं, हम देवी देवताओं के जमाने से हैं। और अगर हम देवी देवताओं के जमाने से तो हम दैवीय हैं, हम गॉड के मैसेंजर हैं, हम उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने माइथोलॉजिकल नरकासुर से अपना क्लेम किया है, जैसा कि वर्मन डायनेस्टी ने भी किया था, जैसा आगे और डायनेस्टी भी करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने जो नाम याद रखना है वो है फाउंडर सलस्तंभ, आखिरी राजा त्याग सिंहा, एंड एक और राजा जिनका नाम कभी पूछ लिया जाता है वो है हर्षवर्मन। सो ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये इस लेवल पे बता रहा हूं कि एक मीडियम लेवल का अगर पेपर पूछा जाए तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आए इस एरिया से, बट अगर एक दो क्वेश्चन कोई आएंगे तो वो इन्हीं सब टॉपिक से आएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो लिमिटेड है, क्वेश्चन लिमिटेड ही है, और वो हो सकता है बोर्ड यहां से पूछे भी ना, बट स्टिल हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। पहले राजा है सलस्तंभ। तो अभी हम पहले वर्मन को देख लेते हैं, वर्मन के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है आपने। जो पढ़ रहे हैं वो आज के हिसाब से ही पढ़िएगा कि आज ही पढ़ रहे हैं, दोबारा रिवाइज करने का मौका ना भी मिले तब भी काम हो जाए। पहले राजा पुष्यवर्मन।
ये कॉन्टेम्प्ररी ऑफ समुद्रगुप्त है। देन बालावर्मन, इनकी डॉटर के बारे में याद रखिएगा, और इन्होंने भी अश्वमेध सैक्रिफाइस की कोशिश की थी। देन महेंद्र वर्मन एंड देन भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षा हो गए, ह्यून सांग आते हैं इनके टाइम पीरियड में, और साथ ही साथ ये डिफीट करते हैं शशांक को। बस इतने में ही आपका सारा खत्म हो गया। वर्मन डायनेस्टी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों ने। क्लियर है? वर्मन डायनेस्टी क्लियर है? फिर हम मलेच्छास के बारे में बात करते हैं। मलेच्छा के पहले राजा स्थल स्तंभ। इसमें क्या याद रखना है, इनका नाम का मतलब है पिलर ऑफ साल ट्री। साल का स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर, तो पिलर ऑफ साल ट्री। ये भी अपनी लीनेज कहां से कहते हैं कि हम भी बहुमा डायनेस्टी के राजाओं से बिलोंग करते हैं। नरकासुर हमारे फोर फादर है, हमारे पूर्वज रहे। अब इनके जो डीटी थे उनका नाम था हतक या हेतुक। इसी की वजह से इनके कैपिटल का नाम पड़ा हतकेश्वर या हरुपेश्वर। तो डीटी का नाम हतक या हेतुक था, जो कि टेट्यूलर डीटी थी, लोकल डीटी थे मलेच्छास के। तो ये अपनी कैपिटल प्रगज्योतिषपुर यानी कमरूप वाले इलाके से शिफ्ट करके तेजपुर असम वाला एरिया जिसका नाम हरुपेश्वर था, वहां पे शिफ्ट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आखिरी राजा थे त्याग सिम्हा। अब हर्षवर्मन, नाम में वर्मन है, धोखा नहीं खाना। नाम में वर्मन है, धोखा नहीं खाना। इट्स सेम लाइक कि हर राजा राम राजा नहीं होता और हर गरीबदास गरीब नहीं होता। तो नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर कह गए, इसी तरीके से नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि हर्षवर्मन है तो वर्मन डायनेस्टी का होगा। इट्स सेम लाइक कि ललित मोदी एंड नरेंद्र मोदी भाई हैं, नहीं है, या मोदी शिकंजी जी वाले नरेंद्र मोदी जी के परिवार से, नो। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलर है मोदी जी, मोदी शिकंजी वाले, सो लेमन सोडा और वो सब के लिए। तो ऐसी चीजें ध्यान रखनी है। ना ही नीरव मोदी इस फैमिली से आते हैं और ना ही शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी भाई बहन है। तो ये नामों में मत जाइएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। हर्षवर्मन के बारे में इतना याद रखिएगा कि नेपाल में इनकी वाइफ जो थी नेपाली, नेपाल से बिलोंग करती थी, और नेपाल में इनकी डॉटर की शादी हुई थी नेपाल के किंग जयदेव टू से। इनकी डॉटर की शादी हुई थी और ये काफी ज्यादा महान राजा माने जाते थे। इनके बारे में पशुपति एपिग्राफ में भी लिखा हुआ है, द्रौपदी कलिंगा कौशलपति, यानी बहुत महान राजा। तो ये काफी ज्यादा अपने एरिया से बाहर निकले थे। इन्होंने बंगाल वाले एरिया, उड़ीसा वाले एरिया में कंट्रोल किया था। ये थे हर्षवर्मन राजा। देन त्याग सिम्हा आखिरी राजा आते हैं। इनकी डेथ हो जाती है और इनका कोई सन नहीं होता। अब कोई सन नहीं होता तो सन के बाद नई डायनेस्टी कैसे बनेगी? विच क्लास याना जी? कौन सी क्लास है आपकी याना जी? आखिरी राजा है त्याग सिम्हा।
इनका कोई सन नहीं है, तो अगला राजा कौन बनेगा? बाकी पोर्शन फिर आप रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। अभी ये क्लास तो कैरी फॉरवर्ड करनी है बिकॉज टाइम है नहीं, आपका एग्जाम भी आने वाला है। सो ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा। अब आप बाकी स्टूडेंट बताइए कि अगर त्याग सिम्हा का कोई सन नहीं है तो अगला राजा किसको बनाया जाएगा? बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि राजा कोई नया इंडिविजुअल को बनाया जाएगा। तो क्योंकि एरिया में एनार्की ना फैले, एनार्की यानी लॉलेसनेस ना फैले, तो वहां के एल्डर्स एक राजा को चुनते हैं और उसका नाम था ब्रह्मपाल, यानी वो लोकल चीफ था, उसको राजा बना देते हैं। तो इसका इलेक्शन होता है एक तरीके से, ब्रह्मपाल राजा बना दिए जाते ताकि कोई डायनेस्टी, कोई ना कोई तो रूल करता रहे ना, किसी का हमला हो तो कौन उनको बचाएगा। तो एक पाला डायनेस्टी बंगाल में भी थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और एक पाला डायनेस्टी कमरूप की है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बंगाल वाली पाला डायनेस्टी के बारे में मैंने 2-3 चीजें बताई थी। एक, इनके राजा एक थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, अगर आप रिकॉल कर पाए। ये लोग बुद्धिस्ट थे, बंगाल वाले पाल। पर अगर हम कमरूप के पालास की बात करें, ये हिंदू हैं, ये हिंदूज हैं। और दूसरा, ये भी अपनी लीनेज क्लेम करें नरकासुर से। सारे लोग कहां से लीनेज क्लेम करेंगे? नरकासुर राजा से। सो दो पाला, एक पाला ऑफ बंगाल है और एक पाला ऑफ कमरूप है। कमरूप वाले हिंदू हैं इन कल्चर इन ट्रेडिशन, और बंगाल वाले कौन से हैं? बंगाल वाले अगर आप इनको, तो ये बुद्धिस्ट है। बंगाल वाले पालाओं का नाम आप लोगों ने सुना होगा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में। ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किस किस के बीच में हो रहा था प्लीज बताएं, और किस चीज के लिए हो रहा था? जो बंगाल वाले हैं उनका नाम आपने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में सुना था। वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किसके लिए था और किस किस डायनेस्टी के बीच में हो रहा था? बताइए। यस, परफेक्ट। लड़ाई कन्नौज के लिए चल रही थी, और चल रही थी किसके बीच में? पालास के बीच में, प्रतिहारस, गुर्जर प्रतिहारस एंड राष्ट्रकूटास के बीच में। तो वो पाला अलग पाला है, ये पाला अलग पाला है। इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है, पहले राजा ब्रह्मपाल थे एंड आखिरी राजा जयपाल थे। बाकी ज्यादा हम नहीं याद करेंगे और कुछ ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं है। ब्रह्मपाल अपना क्लेम करते हैं कि मैं भी नरकासुर डायनेस्टी से बिलोंग करता हूं, और साथ ही साथ इनका इलेक्शन किया जाता है। तो ये रिपब्लिक थी एक तरीके से, पहले राजा। पर फिर उसके बाद बाकी सारे राजा सेम ही फैमिली से बिलोंग करने वाले हुए। सो पाला डायनेस्टी ऐसी लास्ट डायनेस्टी थी जो कमरूप पे रूल कर रही थी। इसके बाद डिवीजन आ जाता है। वो डिवीजन, ये डिवीजन है, और ये मैप आपके लिए बहुत, ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमरूप किंगडम के बाद ये सारा एरिया अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कमाता किंगडम, भुयान, अहोम, सादिया, कसारी, ये 5 किंगडम आती हैं। ये मैप अगर आपने समझ लिया तो आपको सारा क्लियरिटी हो जाएगी। और जो आपको
उस टाइम की बाकी सारे जो भी कंफ्यूजन होते हैं वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे। 1826 में यहां ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। तो ये थी हमारी कमरूप डायनेस्टी। यहां तक कोई डाउट है? फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले वर्मन डायनेस्टी आई, फिर मलेच्छा डायनेस्टी आई, एंड देन पाला डायनेस्टी आई। एंड इनका टाइम पीरियड है 4th से 12th सेंचुरी। इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए। वर्मन डायनेस्टी में राजा इंपॉर्टेंट है भास्कर वर्मन, मलेच्छा में सलस्तंभ है और हर्षवर्मन है, या हर्षदेव कहते हैं। पाला में ये पहले राजा का नाम और लास्ट राजा का नाम जयपाल और ब्रह्मपाल, यही याद रखना है बस। सो दिस वाज आवर कमरूप डायनेस्टी। ताजुम जी थोड़ी आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, बाकी ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ज्यादा जूम करूंगा तो स्क्रीन के बाहर चला जा रहा है, आपने देखा भी। इतना क्लियर है सबको? यस और नो बताएं सब के सब। आप लोग जो देख रहे हैं, आई गेस आपको बहुत सारी फैक्ट क्लियर हो रहे होंगे। 1% भी किसी को किसी भी चीज में कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके कोई डाउट ना जाए इस क्लास के बाद। अब 12 भूयांश इसमें बात करते हैं। देखिए 12 भूयांश या भूयांश चिफिशियंस हैं, ये लैंडलॉर्ड्स हैं। ये लैंडलॉर्ड्स मतलब फॉर एग्जांपल एक बड़ा एरिया है, यहां पे बहुत सा एक राजा है, फॉर एग्जांपल किंग है, एंड द्रेमा जी इस एरिया के किंग और यहां पे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं। भूयान मतलब भू मतलब लैंड, भू को ओन करने वाले भूयान। ये राजा एंड हो गया तो ये सारे के सारे भूयान अपने आप में फ्री हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड फ्री हो जाएंगे। तो इन्हीं को भूयान चिफिशियन कहते हैं। ये छोटे छोटे एरिया में रूल करते थे, भूयान चिफिशियंस बोलते हैं या भूयान लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। ये 12 भूयांस के नाम से भी फेमस है कि 12 लैंडलॉर्ड्स थे, बट लैंडलॉर्ड्स ज्यादा थे। उसके अलावा कसारी किंगडम जिसकी कैपिटल थी दीमापुर एंड माईबोंग। शुरुआत में दीमापुर, बाद में माईबोंग हो गई। इसको दिमासा किंगडम भी बोलते हैं। देन कमाता किंगडम थी जिसकी कैपिटल थी कमरूपनगर एंड कमातापुर। इसको कौन एनेक्स करेगा? अहोम। सादिया किंगडम, इसको कौन एनेक्स करेगा? अहोम। इसकी कैपिटल क्या है? सादिया। जब इंडिया में टेलीकॉम नेटवर्क ओपन किया गया तो बहुत सारे टेलीकॉम के प्लेयर आ गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल समझिएगा। बहुत ज्यादा सारे टेलीकॉम के प्लेयर आ गए, जैसे कि यूनिनॉर, टेलीनॉर, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल भी था, टाटा डोकोमो था। फिर एक बड़ा प्लेयर आया जिसका नाम था रिलायंस जियो। इससे पहले दूसरा रिलायंस था। क्या हुआ, एक बड़ा प्लेयर आता है तो वो दूसरे प्लेयर के या दूसरे मार्केट को एनेक्स करता है। यूनिनॉर सरवाइव नहीं कर पाया, टेलीनॉर सरवाइव नहीं कर पाया, एयरटेल सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, वोडाफोन, आइडिया एक हो गए। बीएसएनएल तो आईसीयू में ही है, आपको पता है, भाई साहब नहीं लगेगा। इसके डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म बना रखी है बीएसएनएल, यानी बीएसएनएल का मतलब क्या है? भाई साहब नहीं लगेगा। ताजुम जी अभी पढ़ा लेते हैं, फिर एमसीक्यू भी करवा देंगे आपको। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हु वॉज द फर्स्ट
वर्मन डायनेस्टी रूलर टू परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। तो सक्सेसफुली परफॉर्म करने वाले अश्वमेध यज्ञ में आपको 4 नाम दे देंगे, पुष्य वर्मन, भास्कर वर्मन। इसमें आपको आंसर महेंद्र वर्मन पे टिक करना होगा। देन उसके अलावा यहां कैपिटल्स पूछ ली जाती है इन किंगडम्स की, कमाता की, सादिया किंगडम, कसारी किंगडम, अहोम किंगडम, इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है। टाटा डोकोमो एंड हो चुका है, ये पुराना वाला रिलायंस भी एंड हो चुका है। तो पॉइंट ये है कि वही मेजर डिस्ट्रक्टर अहोम है जो आसपास के प्लेयर को एंड करता रहेगा। और फाइनली कौन बचेगा? फाइनली बचेगा अहोम किंगडम। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूं, उसके बाद हम अहोम्स के बारे में बात करेंगे और इनकी कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? यस और नो? यहां से बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं बन सकते, मैक्सिमम 5 से 10 बन पाएंगे। बहुत कोशिश भी की जाए तब भी 10। एक हर्षा वर्मन पे सवाल पूछ लिया जाता है कि किसको वो कौशल गोपति बोला जाता था। हर्षा वर्मन जो कि मलिच्छा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, एक सवाल वहां से पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सी डायनेस्टी किस एरिया में थी। देखिए अहोम डायनेस्टी यहां से स्टार्ट होती है इस तरीके से, सादिया किंगडम इधर शिफ्ट हो जाता है, ये सादिया किंगडम का एरिया है। अगर थोड़ा सा म्यांमार में चला गया, वापस ले लेते हैं। इधर आसपास और डायनेस्टी बिलोंग करती है, क्योंकि बिहार जहां पे नाम आ रहा है तो इस साइड में था। थोड़ा सा ये रफ मैच है, यहां कोच बिहार होता था और यहां कोच हाजो होता था। कोच हाजो एंड कोच बिहार, ये याद रखिएगा। बस ये याद रखिएगा, बिहार वाला एरिया और असम वाला एरिया। सो ये कमाता किंगडम आपकी वेस्टर्न मोस्ट किंगडम रहेगी। बाकी सारी किंगडम के बारे में भी हम बात करते हैं। कसारी किंगडम की कैपिटल याद रखिएगा, कमाता किंगडम की, सादिया किंगडम की कैपिटल याद रखिएगा। कैपिटल पूछ ली जाएगी एट मैक्स, एक क्वेश्चन हमेशा कैपिटल का बन जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कैपिटल क्या थी कसारी किंगडम की। तो इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो दीमापुर मायबोंग आपने आंसर देना होगा। अब अहोम के बारे में बात करते हैं। इनका बोला जाता है, अहोम्स का नाम आपने सुना है? ये हमारा लास्ट पोर्शन रहेगा, मतलब जो मेजर टॉपिक है अहोम्स। इसके बाद छोटा सा ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना होगा हमने। अहोम्स का नाम आपने पहले सुना है कभी? सो अब जिन अहोम्स का नाम सुना है आप लोगों ने, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए अहोम्स इंडिया के नहीं थे, ये ताई क्लैन से बिलोंग करते थे और ये ताई रेस से या शैन रेस से बिलोंग करते थे। और ऐसा बोला जाता है कि ये यूनान, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर से बिलोंग करते थे। सो बेसिकली एरिया वो इस तरीके से लाई करता है कि वो दोनों जगह बोल दी जाती है, यूनान वाला एरिया चाइना में भी और ये म्यांमार के बॉर्डर वाला एरिया, इस तरीके से ये एरिया था। ये बहुत स्ट्रांग थी और ये 600 साल तक राज करती रही। ये इतनी स्ट्रांग थी कि मुगल एम्पायर कोशिश करते रहा लेकिन नहीं एक्सटेंड कर पाया। आपने नाम सुना होगा औरंगजेब का, आपने नाम सुना शाहजहां का, बहुत बड़े महान राजा हुए मुगल डायनेस्टी के। इन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी नहीं हरा पाए अहोम्स को, इसलिए अहोम्स फेमस हैं। अहोम्स के बारे में बात की जाती है। प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन ने तो अहोम्स राजाओं का बहुत बार नाम लिया है। तो इन्हीं अहोम्स के बारे में बात करते हैं कि ये ग्रेट ताई क्लैन से, शैन रेस से बिलोंग करते थे और ये आए बिकॉज यहां की लोकल पॉलिटिक्स में कुछ इशू था।
जो पहले राजा है उनका नाम था सुखाफा। सुखाफा राजा है और वो इसलिए आए क्योंकि वहां पे पर्सनल फैमिली इश्यू चल रहा था। ताई क्लैन में स्ट्रगल था कजन ब्रदर्स के बीच में कि अगला राजा कौन बनेगा। तो सुखाफा वहां के राजा बन चुके थे, बट जब उनको चैलेंज मिला तो वो अपनी नई एम्पायर की खोज में यहां निकल के आए। और शुरुआत में वो पटकाई बूम के आसपास घूमते रहे, टाइम लगा पटकाई पास को क्रॉस करने के लिए। एंड उसके बाद वो एंट्री मिलती है उनको असम वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में। उस टाइम ये पूरे एरिया को असम कहते थे, या असम कह लीजिए, अहोम वाला एरिया कह लीजिए। ये पूरा एरिया अहोम वाला एरिया था जिसमें नागा हिल भी आ गया, सारा एरिया आ गया। तो ये पटकाई बूम से एंट्री लेते। इसके फाउंडर थे चाओलुंग सुकापा और माओलुंग एरिया से आए थे, ताई क्लैन से बिलोंग करते थे। 13 साल ये कोशिश करते रहे पटकाई को क्रॉस करने के लिए। नागा विलेजेस से लड़ाई लड़ी गई और फाइनली ये कैम्जिंग में आते हैं। अब चाओलुंग सुकापा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा कि शुरुआत का एक्सपेंशन इन्होंने अपने टाइम पीरियड में करवाया। शुरुआत में आके एम्पायर स्टैब्लिश करने वाले फाउंडर यही थे, जिनका नाम क्या है, सुखाफा। ये याद रखिएगा, चाओलुंग सुखाफा नाम है। इनके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोली जाती हैं। इनका सिग्निफिकेंस यह है कि असोम दिवस यानी असम का डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, जिसमें सुखापा को सेलिब्रेट किया जाता है। इनको ग्रेटर असम का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है कि जो आज का असम है जिसमें मल्टीपल कल्चर है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है, मल्टीपल रिलीजन है, वो सब इन्हीं की वजह से है। क्योंकि ये आए, इन्होंने बाकी सारे कल्चर को एसिमिलेट किया और एक प्रेजेंट डे असम का बैकग्राउंड रखा इन्होंने। इनकी कैपिटल की बात करें तो चराइदियो में कैपिटल थी इनकी। चराइदियो शहर था, एरिया था। कैपिटल नाम याद रखिएगा, चराइदियो। कुल मिलाके ये टोटल 6 से 7 कैपिटल बदलते हैं। पूरे राजा, सारे राजा, एक नहीं सारे राजा। कभी दिहिंग हो जाती है, कभी रंगपुर हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग राजा ने अलग अलग एरिया अपने ऑक्यूपाई किए। अब कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जो नाम सुनने को मिलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना है हजारिका, नाम सुना होगा आपने भूपेन हजारिका का। तो बहुत सारे ऐसे सरनेम है, बहुत सारे ऐसे कास्ट है, लीनियज है जो इस टाइम पे एग्जिस्ट करनी स्टार्ट हुई। अब ये हजारिका क्या होते हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि सुखाफा ने जब एरिया ऑक्यूपाई किया तो इन्होंने अपनी मदद के लिए 2 ऑफिसर अपॉइंट किए, जो कि आज ऐसा सरनेम इस्तेमाल किए जाते हैं, बारगोहेन और बुरहागोहेन। तो ये वही ऑफिसर्स हैं जो आज के टाइम पे काफी सरनेम के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। अन्ना हजारिका, दानियल जी ने दूसरा नाम दे दिया है, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे। सुखाफा के बाद बहुत लंबी लिस्ट है। अगर 600 साल की मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाऊं तो इट विल टेक अराउंड 30 to 35 लेक्चर। और इसमें से सवाल ऐसे आएंगे नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ 2-4 इंपॉर्टेंट राजाओं का नाम डिस्कस करेंगे। सुखाफा के बाद सुहुंगमुंग राजा आते। सुखाफा के बाद ज्यादा एरिया एक्सपेंड नहीं होता है, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में ही ये लोग परेशान रहते हैं। बीच में बामुनी, कोनवर और अलग अलग राजा आते हैं, जिनके बारे में हम उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है हमने। फिर आते हैं सुहुंगमुंग, जो अपने आसपास के एरिया को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। और आप ये नोटिस करिएगा 1539 ये टाइम पीरियड नोटिस करिए। और अब आप एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये 1587 तक है, ये 16th सेंचुरी तक है। ये दोनों किंगडम के मेजर हिस्से को किसने अपने अंडर में कंट्रोल में लिया था? सुहुंगमुंग ने।
ये भले ही एंड 1587 में हुई हो, लेकिन उसका मेजर पोर्शन ऑलरेडी सुहुंगमुंग अपने कैप्चर में ले चुके थे और सादिया किंगडम तो पूरी ही एनेक्स कर ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया? सुहुंगमुंग ने। अब बहुत ज्यादा एरिया आ गया इनके कंट्रोल में, तो इनको नए ऑफिसर बनाने पड़े। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑफिसर है बोरपोत्रा गोइन, बोरपात्रो गोइन। सादिया का एरिया ऑक्यूपाई किया, तो ये दो अलग ऑफिसर हैं, ये मिक्स मत करिएगा। सादिया खोवा गोइन, मारंगी खोवा गोइन, यानी जिसका एरिया ऑक्यूपाई किया उसी के नाम से नई पोस्ट बना दी कि इस एरिया के ऑफिसर ये रहेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट ऑफिसर हो गए, बार गोहेन, बुर गोहेन और तीसरा है बार पात्रा गोहेन। ये वो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े प्रोविंशियल गवर्नर थे, जिनकी मदद राजा लेते थे ताकि सारी चीजों को कंट्रोल में किया जा सके। देन आते हैं सुसेंगपा, बाद के राजा जिनका नाम प्रताप सिंह है। अब एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने बोरबोरुआ और बोरफुकन की पोस्ट बनाई, तो टोटल 5 पोस्ट है। बोरबोरुआ या बारबेरुआ भी बोलते हैं, बेजू बोरुआ भी बोलते हैं और बोरफुकन भी बोलते हैं। तो ये 5 ऐसे ऑफिसर थे जिनके बेसिस पे अहोम किंगडम चलता था। कंफ्यूज नहीं होना है, बार गोहेन, बुर गोहेन, बारपोत्रा गोहेन, बोरबोरुआ, बोरफुकन। शुरुआत के 2 सुकाफा लेके आए, दूसरा तीसरे नंबर का बार पात्रा, बार पात्रा संबित पात्रा वाला बार पात्रा, पात्रा ये है, याद रखिएगा, ये सुहुंगमुंग लेके आए। एंड बोरबोरुआ बोरफुकन प्रताप सिंह लेके आए। बस ये ऐसे फैक्ट है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा सवाल पूछा जाता है पैक सिस्टम से। आप में से कोई पैक सिस्टम के बारे में जानता है? पैक सिस्टम क्या होता है? एनीवन जो पैक सिस्टम के बारे में जानता हो? कभी आपने सुना हो पैक सिस्टम? जी, तो पहले के टाइम पीरियड में करेंसी वगैरह ज्यादा यूज नहीं होती थी, इसीलिए अहोम किंगडम डिपेंडेंट थी फोर्स्ड लेबर पे। तो ये याद रखिएगा, पैक सिस्टम मतलब होता है फोर्स्ड लेबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मैं किंग हूं और मेरे को टैक्स चाहिए। टैक्स देने के क्या क्या तरीके? या तो मैं कैश में दूं, या क्रॉप में दूं, या तीसरी चीज जो होती है वो होती है सर्विसेज में दूं। यस और नो? कैश में दूं, क्रॉप में दूं या सर्विसेज में दूं? 3 तरीके मैं टैक्स दे सकता हूं। इसके अलावा कोई और तरीका है जिस पर टैक्स दिया जा सकता है जिस तरीके से? अब कैश में कोई ये ना बोलिएगा कि चेक से दे देंगे। कैश चेक मतलब करेंसी, क्रॉप यानी फसल, और तीसरा सर्विसेज कि मेरे पास दोनों नहीं है, मैं राजा के यहां काम कर लेता हूं। तो पैक सिस्टम वही फोर्स्ड लेबर सिस्टम है, कोरवी सिस्टम है, जो अहोम राजा अपने अंडर में सारे लोगों को करना पड़ता था जो हाई क्लास से बिलोंग नहीं करते। क्लियर है? ये फोर्स सिस्टम है जो कि जिसके ऊपर पूरा अहोम किंगडम बेस्ड था, यानी हर एक को जो कि मेन फैमिली से, राजा रजवाड़े की फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हर कॉमन सब्जेक्ट को पैक बोला जाता था और उसको काम करना पड़ता था। क्लियर है? यस और नो? तो यानी पहले ये सारी सिस्टम चलती थी, और चार पैक के ग्रुप को गोत कहा जाता था। कैसे करते थे काम?
कि 4 लोगों का ग्रुप बना दिए 4 पैक का, इसमें से एक जना राजा की सर्विस में रहेगा, बाकी बचे हुए 3 लोग चारों का काम करेंगे, यानी जो राजा की सर्विस में उसके बदले की खेती, उसके बदले का एग्रीकल्चर, ये सब लोग 3 लोग मिलकर चारों का काम करेंगे, ताकि चौथे पैक की फैमिली या वो सारा उसके लिए भी क्रॉप प्रोड्यूस होता रहे, क्योंकि वो राजा की सर्विस में गया है। फिर ये चौथे का रोटेशन होता रहेगा, वो पैक वापस आ जाएगा तो दूसरा पैक सर्विस में चला जाएगा। तो इसको पैक को नोट डाउन कर लीजिए, फोर्थ सिस्टम कहलाते थे, और 4 पैक के ग्रुप को गॉथ कहते थे। ये सवाल कभी पूछ लिया जाता है कि पैक सिस्टम होता क्या है। प्लीज आप ताजुम की थोड़ी मदद करिए कि ताजुम जी पूछ रहे हैं चालुंग सुकापा किसके फाउंडर हैं। आप सब लोग बताइए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। बताइए किसके फाउंडर है। आपको नहीं, अभी तक नहीं पता सुकापा किसके फाउंडर है? अहोम्स के फाउंडर हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ताजुम जी। सो अब आप लोगों ने नाम सुना होगा बोरा का, आपने सुना है सैकिया, हजारिका, ये नाम सुने? सैकिया, बोरा, हजारिका, ये आपने सुने नाम? नाम के आगे सरनेम। इसमें से कुछ सुने होंगे। सो एक्चुअली में ये लोग उस टाइम के ऑफिसर होते थे। हजारिका वो होते थे जिनके अंडर में 1000 पैक काम करते थे। सैकिया जैसा कि नाम बता रहा है 100 पैक्स काम करते थे। एंड बोरा जिसके अंडर में 20 काम करते थे। एंड फुकन, फुकन वो जिनके अंडर में 6000 पैक्स काम करते थे। यानी सबसे ज्यादा सुप्रीम ऑफिशियल्स इसमें से कौन हो गए? फुकन्स। बोरा के अंडर में 20 पैक्स। तो ये हजारिका मतलब 1000 को कंट्रोल करने वाले, सैकिया यानी 100 को कंट्रोल करने वाले। ये नाम सरनेम वहीं से आए। देन हमने बात की सुसेंगफा की, इन्होंने बोरबोरो एंड बोरफुकन नाम की पोस्ट बनाई, और साथ ही साथ इनके अंडर में वो पैक सिस्टम को चेंज कर दिया गया। पहले पैक सिस्टम सब रजिस्टर किए जाते थे, अब बोला गया कि पैक का क्लासिफिकेशन होगा कि बो एंड एरो वाले अलग पैक बना दिए जाएंगे, शिप वाले पैक सिस्टम को यानी शिप वाले पैक सोल्जर्स को अलग कर दिया जाएगा, आर्मी वालों को अलग कर दिया जाएगा, यानी अलग अलग ग्रुप बना दिए गए पैक्स में भी। अब पैक्स का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और ये किया था मोमाई तामुली बोरबोरुआ ने। जो कि पहले बोरबोरुआ थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था सिस्टम चेंज करने के लिए, इसीलिए मोमाई तामुली बोरबोरुआ का नाम अभी हम फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं रुद्र सिंह, जो इंपॉर्टेंट राजा है। इनके टाइम पीरियड में मैक्सिमम ग्लोरी मिली पूरी अहोम किंगडम को। फॉरेस्टर के एग्जाम में पाई गैस एक क्वेश्चन आया था, एक मॉन्यूमेंट के बारे में पूछा था कि ये मॉन्यूमेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो रुद्र सिंगा के टाइम पीरियड में कैपिटल थी रंगपुर, जो कि शिव सागर डिस्ट्रिक्ट के पास में है आज के प्रेजेंट डे में। और ये वो जगह है जहां पे ज्यादा से ज्यादा मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे आपको अहोम किंगडम की। जैसे शाहजहां ने दिल्ली में सब कुछ बनवाया, वैसे ही अहोम किंगडम के राजा रुद्र सिंह ने रंगपुर में सब कुछ बनवाया, उनके सन ने सब कुछ बनवाया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा चीजें बनवाई। देन आखिरी राजा की बात करते हैं पुरंदर सिंह, जो इस पूरे एम्पायर के लास्ट किंग थे। सो जो पॉइंट है वो आपको याद करना है, वो है 5 ऑफिसर्स, जिसका ऑर्डर है 212 का। 2 सुकाफा के टाइम पीरियड में, एक सुहुंगमुंग के टाइम पीरियड में, एंड 2 प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे पार्ट की, जो है अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट की। पहली लड़ाई इनकी 1615 में हुई और आखिरी लड़ाई हुई 1682 में। उसके बाद छोटे मोटे बैटल होते रहे, लेकिन आखिरी लड़ाई थी बैटल ऑफ इताखुली में, जिसमें अहोम्स जीतते हैं। पहले वाले बैटल में भी अहोम्स जीतते हैं। 17 बैटल्स में से ऐसा कहा जाता है एक ऐसा बैटल था जिसमें ये लोग हारे थे अहोम्स, बाकी सब में कौन हारा था? मुगल्स। अब मैंने आपको बताया था कोच बिहार और कोच हाजो वाला किस्सा। कोच हाजो असम वाला एरिया था, कोच बिहार बिहार वाला हिस्सा। ये एरिया कहीं ना कहीं मुगल्स के जस्ट बगल वाला एरिया है, मुगल के एम्पायर के बीच में। तो कोच बिहार पे कहीं ना कहीं ऐसा कंट्रोल था और कोच हाजो को एज अ बफर बना के रखना चाहते थे अहोम किंगडम। कहीं ना कहीं कोच बिहार के राजा पूरे एरिया पे कैप्चर भी करना चाहते थे। तो कोच बिहार के जो राजा थे नरनारायण, उन्होंने हमला किया कोच हाजो पे। कोच हाजो वाले डिफेंस के लिए अहोम किंगडम के पास चले गए एंड यहीं से कॉन्फ्लिक्ट सीधा आ गया कोच बिहार और अहोम किंगडम के बीच में। एंड कहीं ना कहीं कोच बिहार को सपोर्ट था मुगल्स का। तो शुरुआत की लड़ाई इस वजह से होती है एंड बहाना बनाया जाता है ट्रेड का, कि एक ऐसे ट्रेडर थे जो गलत ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे थे और वो मुगल एम्पायर से बिलोंग करते थे, यानी उस एरिया से आते थे जहां मुगल एम्पायर का रूल था। अब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो गलत ट्रेड कर रहे हैं और सजा देते हैं अहोम के राजा। पर जब सजा दी जाती है तो मुगल राजा कहते हैं कि आपने गलत किया है। शुरुआत में जहांगीर कहते हैं कि आपने बहुत गलत किया है, इसलिए अब आप पे हम सजा सुनाएंगे और लड़ाई होती है। तो पहली लड़ाई शुरुआत होती है जहांगीर के टाइम पीरियड में और शाहजहां के टाइम पीरियड में लड़ाई होती रहती है और औरंगजेब के टाइम पीरियड में भी लड़ाई होती रहती है। लड़ाई की वजह हमेशा पॉलिटिकल होती है, लेकिन कोई ना कोई बहाना तो चाहिए होता है। तो बहाना ट्रेड का निकाला गया कि आपने हमारे ट्रेडर को क्यों टारगेट किया। सो पहला बैटल था कजाली में, जो कि अहोम रूलर रतन सिंह ने जब पनिश किया था उस इलीगल ट्रेडर को, तब स्टार्ट हुआ। तो मुगल ने एक अपनी आर्मी भेजी अबू बकर के अंडर में और साथ ही साथ थे राजा सत्रजीत सिंह। शुरुआत में अहोम हारे, लेकिन अहोम साल लाइक हम बाजीगर हैं। शाहरुख खान की फिर पॉपुलर मूवी का डायलॉग है कि हार के जीतने वाले को अहोम कहते हैं। आपको लगेगा अहोम हार रहा है, लेकिन अहोम जीत जाएगा। तो अहोम की खासियत ऐसी, और सेकंड ब्रिटिशर्स के बारे में मैं ये कहता हूं कि आपको लगेगा ब्रिटिशर्स हार रहे हैं, लेकिन वो जीत जाते थे। तो सेम अहोम्स का है कि शुरुआत में हारे, पर उन्होंने दोबारा से अपनी चीजें फोर्टिफाई की और हराया मुगल्स को पहले ही बैटल में। ये डिजास्टर साबित हुआ मुगल्स के लिए, वो मुगल जो पूरे इंडिया पे राज कर रहे थे, पैन इंडिया एम्पायर थे। इससे कहीं ना कहीं एक पैटर्न तय हो गया कि आगे आने वाली लड़ाई में भी ऐसा ही होने वाला है। अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा? अहोम हमेशा मुगलों को हराते रहेंगे। शुरुआत में थोड़ी मोड़ी लड़ाइयां होती रही, बट
अहोम और मुगल दोनों हॉस्टाइल थे एक दूसरे के लिए। प्रताप सिंह कोशिश करते कि बल्ली नारायण को राजा बना दिया जाए, किंग ऑफ दारंग का। वो एरिया जो कोच बिहार के आसपास वाला एरिया आता है, कोच हाजो और कोच बिहार के बीच वाला एरिया। तो यानी अब प्रताप सिंह कोशिश कर रहे हैं कि मुगल एम्पायर और उन दोनों के बीच में एक बफर बन जाए। बफर वाला इलाका कौन सा है? कोच हाजो एंड कोच बिहार। बफर का मतलब कि अगर मुगल कभी भी हमला करे तो पहले इनसे हमला करना पड़े, और अगर इस पे अहोम्स का कंट्रोल रहेगा तो उनके पास अच्छा मौका रहेगा कि वो अपने अच्छा डिफेंस कर सके, कि वो डिफेंस अच्छा कर सके, ये उनके पास अच्छा मौका रहेगा। इसीलिए एक ऐसे रेबल को, बल्ली नारायण को, प्रताप सिंह यहां का राजा बनाना चाहते हैं, जो कि इसी फैमिली से बिलोंग करता है, बट उसको निकाला गया है। क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि यहां पे एक बफर जोन बन सके। बफर जोन मतलब एक तरीके से कुशन बन सके, एक तरीके से बाउंड्री बन सके। अब इस पूरे बैकग्राउंड में चीजें थोड़ी खराब होती रहती हैं एंड कोच बिहार के राजा रिएक्ट करते रहते हैं। दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी चलती रहती है, बट स्ट्रांग लड़ाई नहीं होती। अब एंट्री होती है शाहजहां की। शाहजहां राजा बनते हैं, इफ आई गेस सो 1628 के आसपास। पहला, अब वजह क्या है? वजह एक तो वही है जो बल्ली नारायण राजा को गद्दी पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा एक हिल चीफ है धनिकाल, जिनको अहोम ने शरण दे रखी है, जिसको मुगल्स कहते हैं कि आपने गलत किया है। देखिए, ये उस एरिया से बिलोंग करते थे जो मुगल्स के कंट्रोल में था। धनिकाल अपनी जान बचा के अहोम्स के पास आए थे कि सर हमको शेल्टर दे दो, एंड अहोम्स ने उनको शेल्टर दे दी थी। तो ये दोनों वजह बोल के शाहजहां कहते हैं कि आप के खिलाफ हम रिवॉल्ट करते हैं, लड़ाई होगी। मुगल्स फिर अपनी फोर्सेस भेजते। 1636-37 में शाहजहां के राजा थे और काफी खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन 2 साल में अहोम्स हारते हारते फिर जीत जाते 1639 में, और ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ असुरर अली। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ असुरर अली के बारे में पढ़ेंगे। अगर नाम भूल जाए तो कोई इश्यू नहीं है, याद आपने ये रखना है, ट्रीटी ऑफ असुरर अली। क्लियर है यहां तक? अहोम्स भी तैयार है, मुगल्स भी तैयार है। मुगल के राजा शाहजहां हैं और वो अपने कमांडर फौजदार अल्लाह यार खान को भेजते हैं। नाम क्या है? अल्लाह यार खान। इधर से अहोम के कमांडर है मुमाई तामुली बर बोरुआ। राजा है प्रताप सिंह, या बूढ़ा राजा भी बोलते हैं क्योंकि बुढ़े थे, एज थी काफी इनकी। राजा के 2-3 नाम सुनने को मिलते हैं, सुशेंग पा भी उन्हीं का नाम है। जीता कौन? हु इज द विनर? विनर चिकन डिनर किसको मिला है बताइए? अभी मैंने बताया आपको, कौन जीता इसमें? चिकन डिनर किसको मिला? विनर कौन हुआ? एक 1663 की ट्रीटी ऑफ जीला जारी घाट को छोड़ दे। बस ये याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ जीला जारी घाट को छोड़ के बाकी जितने भी बैटल हुए, चाहे वो बैटल ऑफ ईताकुली होगा, बैटल ऑफ सराय घाट होगा, बैटल ऑफ असुरर अली होगा, सबके सब कौन जीतेंगे? अहोम्स जीतेंगे।
तो इस बैटल में भी अहोम जीते, फौजदार अल्लाह यार खान को हरा दिया गया और बॉर्डर डिसाइड कर दिया गया। ब्रह्मपुत्रा की नॉर्दर्न जो ट्रिब्यूटरी बरनादी रिवर और असुर अली को, इसको बाउंड्री बना दिया गया कि नॉर्थ में बरनादी रिवर बॉर्डर रहेगी एंड साउथ में असुर रिवर बॉर्डर रहेगी। इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ असुर अली भी बोला जाता है। साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या क्या चीजें होंगी इसको भी सॉल्व आउट कर लिया गया और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मिले और बोला गया कि हाँ जी ट्रेड ओपन रहेगा, लेकिन एरिया फिक्स कर दिया गया, बाउंड्री फिक्स की गई रिवर्स के रूप में। अब औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब गद्दी पे बैठते हैं 1658 में। एंड औरंगजेब के बारे में आप एक चीज कह लीजिए कि थोड़ा सा रिजिड थे अपने आइडियाज को लेके। उनकी रिजिडिटी एक्चुअली में वन ऑफ द मेजर वजह बनती है मुगल एम्पायर की वीकनेस की, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा फोकस करना मराठा को हराने के लिए वन ऑफ द ब्लंडर था। मराठा कहां थे? साउथ में, दक्कन के नीचे, महाराष्ट्र वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया में मराठास। वैसे ही वो कोशिश करते अहोम्स के साथ कि इनको हराया जाए एट एनी कॉस्ट। तो ये रिजिडिटी ही एक्चुअली में औरंगजेब की बहुत बड़ी वजह बनती है मुगलों के डिफीट की और मुगलों के वीकनेस की। औरंगजेब के बारे में सब कोई जानता है। तो औरंगजेब ने गद्दी पे बैठते ही बोला मीर जुमला को कि जाओ, तुम्हारे सरदार, तुम्हारे सुल्तान चाहते हैं अहोम पे कब्जा करना, अहोम के राजाओं को हराओ। हमारे बाबूजी शाहजहां तो कुछ नहीं कर पाए, अब हम उनसे बदला लेंगे। सो इज लाइक दैट कि अब मेरी बारी है, आई विल टेक द रिवेंज फ्रॉम अहोम। तो 1660 में तक पूरे एरिया को कैप्चर करके आना था। 1661 में जाते हैं मीर जुमला और हरा भी देते हैं, और हरा के गरगांव को कैपिटल कर लेते हैं। यही वो हार थी जो एक्चुअली में बहुत बुरी तरीके से अहोम्स को चुभी। गरगांव पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं और बारिश वगैरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके तहत मीर जुमला अपनी एरिया को कंसोलिडेट नहीं कर पाता। देखिए, राजा को हराना अलग बात होता है, पर उस एरिया पे कंट्रोल करना दूसरी बात होता है। इस पूरे टाइम पीरियड में राजा थे जयदोय सिंघा, और जयदोय सिंघा भाग गए थे अपनी गद्दी को छोड़ के जैसे ही मीर जुमला का हमला होता है। इतना अच्छा दौड़े थे कि हो सकता है इनको ओलंपिक में भी डाला जा सकता था। ओलंपिक में भी 200 मीटर में गोल्ड लेके आते। राजा हैं, लड़ाई लड़ने से भागते क्यों थे? तो मीर जुमला की एंट्री हुई। राजा साहब हैं जयदोय सिंघा, एंड ही सेड कि हां जी जान बचा के भागा जाए। मीर जुमला जबकि इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट भी नहीं कर पा रहे, बट जयदोय सिंघा को पता ही नहीं है, इसलिए वो एक नेगोशिएशन के जोन में चले जाते हैं। इनको लगता है कि मीर जुमला बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे। जयदोय सिंघा इसलिए ट्रीटी साइन करते हैं जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ जीलाजारी घाट। ट्रीटी ऑफ जीलाजारी घाट इतनी हार्श थी, इसके तहत राजा को अपनी एक डॉटर देनी थी। राजा कौन? जयदोय सिंघा को बहुत सारा एरिया देना था, बहुत सारा पैसा देना था, और ये सारी चीजें इनको फोरफीट करनी थी मुगल्स को। हाथी देने थे, सोना देना था, चांदी देना था। तो जयदोय सिंघा ने बिना सिचुएशन की रियलिटी को चेक किए ये ट्रीटी साइन की, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, और ये हार हुई। ये इकलौती हार है जो कि हार हुई थी फॉर द अहोम्स। यहां तक क्लियर है? तो यहां पे जो ऑफिसर भेजे गए थे उनका नाम है राम सिंह और मीर जुमला, और अहोम्स की तरफ से सुतामला जयदोय सिंघा थे, और ये ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी के तहत डॉटर भेजनी है इंपीरियल हैरम में, गोल्ड भेजना है, सिल्वर भेजना है, एलिफेंट भेजनी है, और बहुत सारी चीजें और भेजनी है, एज अ गिफ्ट देनी है। तो ये याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ जीलाजारी घाट
जयध्वज सिंघा को यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उनकी डेथ हो गई इसी चीज के गम में कि मैं हार गया। इसके बाद जो राजा बनते चक्रध्वज सिंघा, अब इनका नाम याद रखिएगा। इट्स लाइक अब दोबारा से रिवाइवल होगा, अब बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा फ्रॉम अहोम्स की साइड से। अहोम्स तैयारी करेंगे जंग की। जंग की तैयारी के लिए इन्होंने कहा कि देखिए, चक्रध्वज सिंघा का बयान था, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनका रूल मान लें, दूसरा ऑप्शन यह है कि हम लड़ाई लड़े। अब आप लोग बताइए, लड़ाई लड़ना है या उनके सामने हार माननी है? और अगर सब लोग कहते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार है, और वो कहते हैं अगर लड़ने के लिए तैयार है तो अपनी जान लगा के लड़ना पड़ेगा, अपने सारे अलायंस ढूंढते हैं, साथ ही ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि अब अगर मुगलों का हमला हो तो उनको हराया जाए। इसीलिए वो अलायंसेस बनाते हैं और अपनी आर्मी की लीडरशिप देते हैं लचित बोरफुकन को। आप में से कितने लोगों ने लचित बोरफुकन का नाम सुना है? कभी आप लोगों ने नाम सुना है लचित बोरफुकन का? बहुत ही पॉपुलर फिगर है और इनके बारे में आजकल रूलिंग डिस्पेंसेशन की तरफ से इनको सम्मानित भी किया गया है, सेलिब्रेट भी किया गया है और इनका नाम काफी पॉपुलर भी है। लचित बोरफुकन का नाम एक वॉरियर, एक जनरल के रूप में आता है। ऐसा वॉरियर जो अपनी जान, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको पता है कि उसकी डेथ होने वाली है, बट फिर भी वो बैटलफील्ड पे, क्योंकि उसको पता है उसके सोल्जर नहीं तो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो वो लचित बोरफुकन है। अब इस पूरे बैटल में लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ सराय घाट कहते हैं, जो नदी के आसपास होता है 1671 में, जो कि पानी के ऊपर लड़ाई है। शुरुआत में राम सिंह हमला करते हैं और यह हमला इस बात पे होता है कि मुगल्स कहते हैं कि आपने जिलाजारी घाट में ट्रीटी में बोला था कि आप हमको पैसे देंगे, बट अब आप पैसे देने से मना कर रहे हैं, इसलिए हम आप पे हमला कर रहे हैं। तो अहोम्स और रेडी, अहोम्स तो चाहते ही थे कि लड़ाई हो। तो लड़ाई होती है और राम सिंह वापस भेजे जाते हैं। बैटल ऑफ अलोबाई में ये जीत भी जाते हैं राम सिंह। पर बैटल के बाद एक और बैटल है जिसका नाम है बैटल ऑफ सराय घाट। ये जो नदी के आसपास की लड़ाई है, रिवर जो सराय घाट के आसपास से पास कर रही है उसके ऊपर ये लड़ाई होती है और यहां पे नेवल लड़ाई होती है। मुगलों के जितने भी जहाज थे वो बड़े बड़े जहाज थे। अहोम्स की जो नाव थी छोटी नाव थी और छोटी नाव को मूव करना आसान होता है। साथ ही साथ लचित बोरफुकन ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, कैसे पानी के ऊपर एम्बैंकमेंट बना दिए गए थे कि हाँ जी उनके बड़े बड़े जहाज ना पाए, मिट्टी के स्ट्रक्चर बना दिए गए थे, बांध बना दिए गए थे और बहुत सारी प्लानिंग की गई थी कि जिस तरीके से वो सराय घाट को क्रॉस ना कर पाए। तो ये लचित बोरफुकन का ही माइंड था जिसकी वजह से हराने में सक्सेसफुल हुए। तो ये बैटल एट सराय घाट है जिसमें राजा है उदयादित्य सिंघा। राजा बदल गए, चक्रध्वज सिंघा को हटा के उदयादित्य सिंघा आ चुके हैं, पर लचित बोरफुकन है कमांडर ऑफ द आर्मी। और यहां पे औरंगजेब राजा और किसको भेजा गया? राम सिंह को और मुनव्वर खान को। ये कौन है? ये नेवी के हेड है, एडमिरल है ये। कौन जीता? जीते ब्रिटिशर, सॉरी जीते अहोम्स। और ये सबसे बड़ी जीत थी। जितनी लड़ाइयां थी सब एक तरफ, ये सबसे बड़ी जीत थी। इस पे सवाल पूछा जाता है कि ये लड़ाई कब हुई? ये लड़ाई हुई 1671 में। राजा कौन थे? उदयादित्य सिंघा। जनरल कौन थे आर्मी के? लचित बोरफुकन। और ये लचित बोरफुकन कौन है, इनके बारे में अभी हम और बात करते हैं। उनका स्टेटमेंट है कि वो पेरिश होना पसंद करेंगे अपनी ड्यूटी पे रादर देन भागने की। जब ये लड़ाई चल रही थी उनकी फोर्सेस डिसइंटीग्रेट हो गए थे और वो अपना इलाज करवा रहे थे। वो अपना ऐसे ही सिचुएशन में एक बोट के तहत पहुंचते हैं सराय घाट और वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि वो जंग के मैदान में मरना पसंद करेंगे लेकिन वापस नहीं जाना। वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं है। जब आपका कमांडर ऐसे आपको मोटिवेट करे तो अंदर से एनर्जी आती है। फिर उनके सोल्जर वापस से लड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं और जो हराते हैं
मुगल्स को, वो हिस्ट्री में याद रखा जाता है। वो बैटल ऑफ सरायघाट अमर हो गया, वो बैटल जिसमें लचित बोरफुकन ने अपने दिमाग की मदद से हराया। क्लियर है यहां तक? तो याद रखिएगा लचित बोरफुकन का नाम, और लचित बोरफुकन जो पहले बोरबोरुआ थे। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोरबोरुआ बोरफुकन अब कास्ट बने हैं, पहले ये पोजीशन होती थी ऑफिसर की। तो जो पहले बोरबोरुआ हैं जिनका नाम है मोमाई तामुली बोरबोरुआ, ये उनके सन है। जिनका नाम है लचित बोरफुकन। सो ये लचित बोरफुकन के बारे में बात करते हैं, एंड देन हम इसको रैप अप करेंगे। सो इट विल टेक वन मोर लेक्चर, 1 आवर का लेक्चर, इन विच वी विल फिनिश ऑल। ये देखिए, ये मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये उनका स्टेटमेंट है, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी आई सैल्यूट लचित बोरफुकन, ही इज इंडियाज प्राइड एंड हिज वैलोर ड्यूरिंग सरायघाट वॉर कैन नेवर बी फॉरगॉटन। ये 2015 का ट्वीट है। ये मोमाई तामुली बोरबोरुआ के सन थे, इनका इंपॉर्टेंट रोल है राम सिंह को हराने के लिए, और ये इनकी मूर्ति है। लचित दिवस मनाया जाता है नवंबर 24 को, जिसमें लचित के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया जाता है और विक्ट्री ऑफ असामीज आर्मी को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां तक कि बेस्ट कैडेट ऑफ एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो सबसे अच्छा कैडेट होता है ना, कैडेट यानी जो लोग सोल्जर बनने आते हैं, तो उनको लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो बेस्ट कैडेट होता है। जो सबसे ज्यादा बेस्ट कैडेट है उसको कौन सा मेडल दिया जाता है? लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल। और ये 1999 से हर साल देने लगे हैं। तो लचित बोरफुकन महान आदमी थे, बहुत अच्छे जनरल थे, बहुत अच्छे सोल्जर थे, बहुत अच्छे वॉरियर थे। क्लियर है यहां तक? मैथ की क्लास चालू होगी फिर देखना। लिंक तो शेयर कर रहा। देन एक आखिरी बैटल है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है बैटल ऑफ इताकुली। सो ये बैटल के बारे में वी विल डिस्कस, बैटल ऑफ इताकुली के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आखिरी बैटल था जो औरंगजेब के अंडर में मंसूर खान को भेजा गया था, और यहां पे अलुन बोरबोरुआ ने हराया था, राजा थे गदाधर सिंह का। 1682 के ये बैटल के बाद मुगल्स ने मान लिया कि अब इधर नहीं हो सकता, अब ओके बाय बाय। अब उन्होंने अहोम्स पे दोबारा छोटे मोटे हमले हुए, लेकिन बड़े हमले नहीं हुए। तो यहां अलुन बोरबोरुआ ने हराया बैटल ऑफ इताकुली, और यहां से फाइनली डिसाइड हो गया कि अहोम्स को हराने वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये बैटल से, बैटल की सीरीज में ट्रीटी ऑफ असरर अली आएगा, देन ट्रीटी ऑफ जीला जारी घाट आएगा, ट्रीटी ऑफ सराय घाट आएगा, ट्रीटी ऑफ इताकुली आएगा, यानी बैटल ऑफ इताकुली। ये दोनों बैटल हैं, याद रखिएगा इनका टाइम पीरियड। इसके बाद एक सरना धर्मा को डिस्कस कर लेते हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वजह बनी जिसकी बात एक चीजें चेंज आने लगी और एक सतरास का कॉन्सेप्ट आया।
देखिए हिंदुइज्म का रिवाइवल मूवमेंट चल रहा था पूरे पैन इंडिया में, उसका इन्फ्लुएंस असम में भी देखने को मिला, और नए टाइप का एक भक्ति मूवमेंट सामने निकल के आता है जो कि कृष्ण भगवान की पूजा के ऊपर बेस्ड है, जिसको एक सरना धर्मा कहते हैं, जिसके फाउंडर में आपके श्रीमंत शंकर देव थे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भक्ति मूवमेंट टाइप का मूवमेंट है जिसमें आपका डांस वगैरह से और बाकी सारी चीजें म्यूजिक वगैरह से विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान के पूजा की जाती है। और इसी के बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा कल्चर यहीं से डेवलप हुआ है। बहुत सारे जो कृष्ण भगवान के जो कीर्तन है या जो म्यूजिक है उसके आसपास जो डेवलप हुआ है वो यहीं से डेवलप हुआ है। आप लोग जानते हैं सतारिया डांस? सतारिया डांस के बारे में सुना है? कहां से बिलोंग करता है सतारिया डांस? बताइए सत्रिया डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? असामीज नहीं है जी, मतलब ऐसे नहीं कि असामीज डांस है, वो असम से बिलोंग करता है, बट वो क्लासिकल डांस है इंडिया का। मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का वीडियो बनाई, उसमें आपको नाम बताएं, 8 से 9 नाम है। उसमें सतारिया भी आता है, मणिपुरी भी आता है, ओडिसी भी आता है, कथक भी आता है। सतारिया यानी क्लासिकल डांस है, पूरे देश का डांस जो क्लासिकल है, अलग अलग स्टेट से चुने गए हैं। ये श्रीमंत शंकर देव ने जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया तो कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए ना डांस किया जाता था, कीर्तन किया जाता था, और वो कीर्तन में जो डांस होता था वही डांस डेवलप होकर सतारिया डांस बना, जो कि क्लासिकल डांस है, जो कि असम से बिलोंग करता है। अब इसको पढ़ना और समझना जरूरी क्योंकि श्रीमंत शंकर देव ने एक सरना धर्मा बनाया और यहां से कॉन्सेप्ट आया सतरास का, यानी अलग अलग सतरा बनने लगे, अलग अलग गुरु बनने लगे, अलग अलग डेरे बनने लगे, यानी अलग अलग स्कॉलर होते थे, वो अपने अलग डेरे बनाते थे, मोनेस्ट्री टाइप की जगह बनाते थे जहां उनके फॉलोवर रहते थे और उनको फॉलो करते थे। तो सतारा का कॉन्सेप्ट आया कि हां जी यहां पे रिलीजियस चीजें प्रीच की जाती हैं। पहला एक सरना धर्मा वाला आया, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग बने। कुछ ऐसे थे जो ब्राह्मणिकल सतारा थे, कुछ ऐसे थे जो बैकवर्ड क्लासेस के सतारा थे, यानी जो डिप्रेस क्लास है उन्होंने भी अपने अलग अलग सतारा बनाने स्टार्ट किए। सतारा एक ऐसे आप रिलीजियस प्लेस मान लीजिए जहां पे रिलीजियस प्रीचिंग हो, डेरा जिसको कहते हैं। क्लियर है यहां तक? यस और नो बताएं, क्लियर है ये? अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है मोमारिया रेबेलियन का। देखिए एक चीज याद रखिए, पैक्स सिस्टम क्या है, मैंने बताया पैक्स सिस्टम। पैक्स सिस्टम में सबको फोर्स लेबर करनी पड़ती है। फोर्स लेबर करने का मतलब यह है कि डिवाइडेड है सोसाइटी, एक अपर क्लास में, एक डिप्रेस क्लास में। फोर्स लेबर कौन है? डिप्रेस क्लास वाले जो कॉमन मैन है, सबको फोर्स लेबर करनी पड़ती है। राजा जैसा कहता है वैसा ही करना पड़ता है, और अहोम किंगडम उसी पे डिपेंडेंट है कि आप राजा को सर्विस के बदले में क्या कर रहे हैं? फोर्स लेबर करके दे रहे हैं। ठीक है जी। अब ये सतारास के कॉन्सेप्ट में क्या आया कि जैसे स्कॉलर्स आने लगे, अलग अलग सतारास खुलने लगे,
और ये जो पैक के लोग थे ये अपनी रिस्पेक्ट डिग्निटी को हासिल करने के लिए अलग अलग सतारा में ज्वाइन करने लगे, अपने अलग अलग फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग वर्णा के अकॉर्डिंग। कुछ ब्राह्मणिकल थे, कुछ बैकवर्ड क्लास के अपने अलग सतारास थे। अब ये सतारास क्या करते थे, ये अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फॉलोअर, उनको प्रीच करते थे कि सिर्फ आपको एक ही जने की बात माननी है, वो है आपके गुरु। बाकी किसी के सामने आपने झुकना नहीं है, बाकी सबके सामने आपने पुष्पा बन जाना है। पुष्पा साउथ की मूवी डायलॉग सुना ही होगा आपने। सो सतारास में ये सब लोग जा रहे हैं, तो क्या ये लोग अब पैक बन के राजा के अंडर में काम करेंगे? क्या ये लोग राजा के ऑर्डर को मानेंगे, एज इट इज मानेंगे, या ये अपने गुरु को जब मान रहे सुप्रीम, और गुरु इनके ये बता रहे हैं कि किसी के सामने झुकना नहीं है, फोर्स कोई करे तो झुकना बिल्कुल भी नहीं, गर्दन नहीं झुकानी अपनी। सो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि अहोम किंगडम टोटली पैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब आप ये सोचिए ना कि उनके सोल्जर ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे पैक के फोर्स लेवल पे ही डिपेंडेंट थे। अब मोमोरिया एक ऐसा ही सतारा था जिसको मतक भी कहते हैं। ये एगैलिटेरियन और आगे फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज लिखता था। इसके फाउंडर अनिरुद्ध देव थे, और अब इनके टाइम पीरियड से पहले भी अलग अलग सतारास का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। सतारास एक से बहुत ज्यादा बने, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। कोई अहोम का राजा इसके फेवर में होता था, कोई अहोम का राजा इसके फेवर में नहीं होता था। और मेजर कॉज क्या रहता था कि ये पैक सिस्टम को खत्म कर रहे थे सतारास, और राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक और अथॉरिटी है जिसकी लोग इज्जत करते हैं और राजा की इज्जत नहीं करते। तो राजा इस लायक कि तुम होगे राजा, मतलब पैक्स जो पुराने लोग थे अब सतारास के अंडर में आके क्या कह रहे हैं कि आप होंगे राजा, लेकिन हमारे लिए हमारे गुरु ही राजा है। तो पहले भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, लेकिन सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ मोमोरियास के साथ। जो मोमोरिया सतारा के फॉलोवर थे, मोमारा सतारा के, और इसकी लड़ाई स्टार्ट हुई लक्ष्मी सिंगा के टाइम पीरियड में। राजा लक्ष्मी सिंगा थे, और एंड हुई कमलेश्वर सिंगा के टाइम पीरियड में। ये साल देखिए आप, कितने साल तक लड़ाई चलती रही है? लड़ाई चलती रही है टोटल 36 ईयर्स तक। ये लड़ाई इस लेवल पे चली कि अहोम किंगडम बहुत ही ज्यादा वीक हो गए, और इतने ज्यादा वीक हो गए कि बर्मीज ने उन पे हमला कर दिया। भले ही मोमोरियास को हराने में ये लोग सक्सेसफुल हो गए हों, अहोम्स के राजा, बट इतने ज्यादा वीक हो गए, बहुत ज्यादा वीक हो गए कि लगभग उनका एंड तय था। अब आप एक चीज देखिए कि 1805 में ये सारी चीजें फिनिश होती हैं, और 1817 तक बर्मा इस एरिया पे कब्जा कर लेता है, और 1826 आते आते इस पूरे एरिया पे कंट्रोल हो जाता है ब्रिटिशर्स का। क्लियर है ये? तो मोमोरिया रेबेलियन का यही याद रखना है कि मोमोरियास और इनके बीच में लड़ाई थी। लड़ाई की वजह मैंने आपको बता दी। राजा कौन थे? लक्ष्मी सिंगा। खत्म हुआ कमलेश्वर सिंगा। कमलेश्वर सिंगा ने हरा दिया, बट वीक कर दिया। मोमोरिया सतारा के फाउंडर अनिरुद्ध देव, जो कि कजन थे शंकर देव, मतलब जिनकी मदर कजन थी शंकर देव की, यानी शंकर देव जिन्होंने एक सरना धर्मा बनाया, और अनिरुद्ध देव की मदर, ये दोनों कजन थे। तो एगैलिटेरियन आइडिया थे, ये गोपाल देव के डिसिपल थे, और इनका यही कहना था कि आप सिर्फ अपने गुरु को ही मानेंगे, किसी और के सामने आप वो नहीं करेंगे। और अनिरुद्ध देव के बाद कृष्ण देव आते हैं, अलग अलग लीडर आते हैं, बट पॉइंट ये है कि ये एक ही चीज सिखाते हैं कि अगर आपका जन्म हुआ है तो वो गुलाम होने के लिए नहीं हुआ है, पैक बनने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आप अपनी लाइफ के खुद डिसीजन मेकर हैं, और इसी के बीच में लड़ाई होती है। तो फाउंडर का नाम याद रखिएगा, अनिरुद्ध देव। वीक हो गए तो हमला हुआ बर्मीज का,
1817 से 1826 में हमला हुआ बर्मीज का। बर्मीज हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बर्मीज एक्सपेंड करना चाहते हैं। बर्मा में राजा हैं, तो वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। और एक्चुअली में इन्विटेशन यहीं से आता है। यहां की इनर पॉलिटिक्स में दो लोग थे जो गद्दी पे बैठना चाहते थे। तो एक लोग ने बाहर से पहले ब्रिटिशर्स की मदद मांगी और देन बर्मा की मदद मांगी। ब्रिटिशर्स ने तो मदद नहीं की, क्योंकि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हम इसकी इनर पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, अहोम्स की। बट बर्मा को यह मौका लगा, क्योंकि बर्मा के राजा खुद एक्सपेंड करना चाहते थे और उन्होंने हमला किया और एरिया को ऑक्यूपाई किया 1817 में। सो 1817 में ये एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया गया और ये 7 साल तक, सॉरी 9 साल तक, 9 ईयर तक यहां पे बर्मीज का कंट्रोल रहा। सो आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे कंटिन्यू करके फिनिश कर देंगे। 1 आवर का लेक्चर लगेगा। इसमें हम बर्मीज का इन्वेजन और एंग्लो बर्मीज वॉर पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे हम अहोम रिवॉल्ट। उसके अलावा हम पढ़ेंगे एंग्लो अबोर वॉर्स और कुछ और चीजें पढ़ेंगे। इनर लाइन, आउटर लाइन और आईएलपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको कोई डाउट ना हो। एंड आई गेस बहुत सारी नई चीजें पता चली। सो ओके, थैंक यू एवरीवन। जो भी अगर आपका कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। ये मेरा नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। डिस्कशन, डिबेट, सॉल्यूशन, सजेशन सबके लिए मैं ओपन हूं। ये मेरा नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो। एक लेक्चर और लगेगा 1 आवर का। Okay, thank you everyone.